हेलो, गुड इवनिंग सभी साथियों को। भव्या जो आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यूट्यूब पर रीट मुख्य परीक्षा 2026 की कुछ स्पेशल क्लास है, जो कि समथिंग हमारी 7 से 8 दिन का हमारा एक क्रैश कोर्स रहेगा। उस हिसाब से हम रीट मुख्य परीक्षा के लिए कुछ स्पेशल क्लासेज आज लगाने वाले हैं, जिसमें से अगर हम बात करें, जो रीट परीक्षा का सिलेबस है उसके अंदर जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक का नाम है शैक्षिक परिदृश्य। यह टॉपिक चाहे हम बात करें रीट लेवल फर्स्ट की या रीट लेवल सेकंड की, दोनों पोर्शन में इस टॉपिक की अपनी खुद की एक इम्पोर्टेंस है। और अगर हम बात करें कि यह समथिंग रीट लेवल फर्स्ट में तो यह 50 नंबर का, और रीट लेवल सेकंड में यह 80 नंबर का टॉपिक है। इसलिए भी इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। और इस टॉपिक के अंदर जो जो टॉपिक्स आ रहे हैं, जो जो टॉपिक्स इस टॉपिक के अंदर कवर होंगे, तो उनको नॉर्मल सी बेसिक जानकारियाँ हैं, लेकिन वह इतनी बारीक जानकारियाँ हैं कि कई-कई बार स्टूडेंट उनमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। इसलिए सबसे ज़्यादा गलती की संभावना भी यहीं पे होती है। लेकिन वह जानकारी इतनी सिंपल भी है कि स्टूडेंट ना आसानी से याद भी कर सकता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि हाई स्कोरिंग जो पोर्शन रहने वाला है रीट को लेकर, वह हमारा कौन सा रहने वाला है, शैक्षिक परिदृश्य। और आज हम शैक्षिक परिदृश्य की हमारी पहली क्लास है, जिसके अंदर हम जानेंगे राजस्थान के प्रतीक चिन्हों के बारे में, कि जो हमारे राजस्थान है उसके कौन-कौन से प्रतीक चिन्ह हैं, और किन-किन की, हमारा राज्य पशु कौन है, हमारा राज्य पक्षी कौन है, हमारा राज्य गीत, राज्य खेल, राज्य मिठाई, राज्य कवि, इन सभी के जो हमारे राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन सभी के बारे में हम आज की क्लास में जानेंगे। और आज की क्लास का जो कि शैक्षिक परिदृश्य रीट मेंस के मुख्य सिलेबस में जो टॉपिक दे रखे हैं हमें, कौन सा शैक्षिक परिदृश्य, उसके अंदर हेडिंग है हमारे राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, जो कि हम आज की क्लास में कवर करेंगे। अगर हम बात करें राजस्थान के प्रमुख प्रतीक चिन्हों की, तो ये आप जैसे देख रहे हो कि ये कुछ फोटोज लगी हुई हैं, जो कि हमारे राजस्थान के प्रतीक हैं। और अगर हम बात करें कि कौन-कौन से हमारे राजस्थान के प्रतीक हैं, तो हम बात करते हैं कि जो हमारा राजस्थान का राज्य वृक्ष है, वो किसे माना जाता है? वह खेजड़ी को माना जाता है। अगर वृक्ष के बाद में अगर हम पुष्प की बात करें, तो वह है रोहिड़ा, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? टोकोमेला अंडुलेटा उसका साइंटिफिक नेम है। राज्य पक्षी की हम बात करें तो गोडावण। राज्य पशु की बात करें किसमें? राज्य पशु की भी यहाँ पे 2 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी है वन्य जीव यानी कि जंगली जानवर, और दूसरी कैटेगरी है पालतू। अगर हम राज्य पशु में वन्य जीव की बात करें तो किसको माना है हमने? चिंकारों को। और अगर पालतू की बात करें तो वह हमारा कौन है? ऊंट है। राज्य नृत्य की बात करें तो घूमर को, राजस्थान की आत्मा भी जिसे कहा जाता है। खेल की अगर हम बात करें तो बास्केटबॉल। कब से इसको लागू किया गया है? 1948 से हमने राजस्थान का राज्य खेल किसे माना है? वह बास्केटबॉल को माना है। अगर हम राज्य गीत की बात करें तो वह केसरिया बालम हमारा राजस्थान का राज्य गीत है। वाद्य यंत्र की बात करें तो अलगोजा। अलगोजा जो वाद्य यंत्र है उसे राजस्थान का क्या कहा जाता है? राज्य वाद्य यंत्र। मिठाई की बात करें तो घेवर। राजस्थान में मिठाई की अगर बात करें तो घेवर को हमने क्या माना है? घेवर को हमने राज्य मिठाई माना है। राज्य कवि की बात करें तो सूर्यमल मिश्रण जी, जिनको राज्य कवि का दर्जा प्राप्त है। और राज्य दिवस की बात करें तो हमारा राजस्थान दिवस कब है? 23 मार्च को हमारा राजस्थान दिवस है। तो यह सभी हमारे राजस्थान के प्रतीक चिन्ह हैं, जो कि हम देखते हैं राज्य वृक्ष, राज्य पुष्प, पक्षी, पशु। पशु में भी 2 कैटेगरी वन्य जीव, पालतू। इसके अलावा बात करें नृत्य, खेल, गीत। और अगर हम बात करें कि इनकी एक-एक चीज की डिटेल्स में, कि आखिर इनको क्यों माना गया है, इनको दर्जा कब प्राप्त हुआ था, इन चीजों की विशेषता क्या है, तो उन चीजों को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं खेजड़ी की, जो कि हमारे किसका दर्जा प्राप्त है? उसे राज्य वृक्ष का दर्जा प्राप्त है। और खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो 31 अक्टूबर 1983 को हमें खेजड़ी का राज्य दर्जा प्राप्त हुआ था। हमें थोड़ा ये भी ध्यान रखना है कि जो 31 अक्टूबर है, उसको इसलिए भी ध्यान रखना है कि इस दिन इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है। इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि। तो हमें खेजड़ी को 1983 में खेजड़ी को हमने क्या दिया था? राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था। और 5 जून 1988 को, 5 जून को भी अगर हम बात करें कि 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 5 जून को पर्यावरण दिवस, इन्वायरमेंट डे, 5 जून को
पर्यावरण दिवस हमारा मनाया जाता है। तो 5 जून 1988 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट भी जारी किया गया था। तो हमें दो चीजें ध्यान रखने की, खेजड़ी को 31 अक्टूबर को तो क्या किया गया था, 31 अक्टूबर को इसे राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था। ठीक है, कब दिया गया था? 31 अक्टूबर 1983 को। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसको 60 पैसे का इसके ऊपर डाक टिकट भी जारी है। कब किया गया था? तो यह 5 जून सन की बात करें तो 1988 को, 5 जून 1988 को खेजड़ी के ऊपर डाक टिकट जारी किया गया था। खेजड़ी का वानस्पतिक नाम क्या है? प्रोसेपिस सिनेरिया, ये इसका क्या नाम है? साइंटिफिक नेम है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि आजकल एग्जामों में इन वृक्षों के क्या पूछा जाता है? साइंटिफिक नेम भी पूछा जाता है। तो खेजड़ी का जो वानस्पतिक नाम है, यानी कि जो वैज्ञानिक नाम है, वो प्रोसेपिस सिनेरिया इसका वनस्पतिक नाम है। और खेजड़ी को किन उपनामों से जाना जाता है? तो खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष, या थार का कल्प वृक्ष, या फिर रेगिस्तान का गौरव आदि नामों से जाना जाता है। कि इसके उपनाम भी पूछे जा सकते हैं। एग्जामिनर आपको कोई भी 4 ऑप्शन दे देगा कि इसमें से खेजड़ी के उपनाम क्या है, उसमें से आप इन तीनों ऑप्शनों में से कोई देगा, या फिर ये तीनों ही नाम देकर चौथा ऑप्शन दे देगा उपरोक्त सभी। तो हमें ये इसके खेजड़ी के उपनाम भी ध्यान रखने हैं कि खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 31 अक्टूबर 1983 को। इस पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। कब किया गया था? 5 जून 1988 को। और इसके उपनाम क्या है? इसके उपनाम यह है राजस्थान का कल्प वृक्ष, थार का कल्प वृक्ष और रेगिस्तान का गौरव आदि इसके उपनाम है। और खेजड़ी को क्या बोला जाता है? वंडर ट्री, वह भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष भी कहा जाता है। इसके अलावा भी, इन 3 नामों के अलावा भी और खेजड़ी को क्या कहा जाता है? तो खेजड़ी को वंडर ट्री व भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष भी खेजड़ी को कहा जाता है। इसके अलावा हम बात करें कि खेजड़ी आखिर राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, तो ध्यान रखना है कि खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। शेखावाटी क्षेत्र के भी अगर हम जिलों की बात करें तो बेसिकली हमारे ध्यान में 3 जिले आते हैं, सीकर, नागौर और झुंझुनू। यह 3 जिले हमारे शेखावाटी क्षेत्र में आते हैं। यह 3 जिले हमारे शेखावाटी क्षेत्र में आते हैं। तो शेखावाटी के सर्वाधिक वृक्ष कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? शेखावाटी क्षेत्र में। और अगर जिलों की बात करें तो वही नागौर, शेखावाटी क्षेत्र का जिला। तो जिलों में भी कौन से जिले में सर्वाधिक देखे जाते हैं? तो नागौर जिले में यह सर्वाधिक देखे जाते हैं। और खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है। पूजा कब की जाती है? तो विजयादशमी या दशहरे के अवसर पर खेजड़ी के वृक्ष की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। और खेजड़ी का जो वृक्ष होता है उसके नीचे हमारे जो लोक देवता हैं उनके मंदिर बनाए जाते हैं। लेकिन कौन से लोक देवता? तो उनके नीचे गोगा जी व झुंझार बाबा के मंदिर बने हुए होते हैं। किसके नीचे? खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी व झुंझार बाबा के मंदिर बने होते हैं। और खेजड़ी को हरियाणवी व पंजाबी भाषा में क्या बोला जाता है? जांटी, यह इसका नाम है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि खेजड़ी को हरियाणवी व पंजाबी भाषा में क्या बोला जाता है? तो जांटी नाम से बोला जाता है। और अगर हम बात करें, अगर इसके उपनामों की अगर हम बात करें, तो अभी हमने इसकी खेजड़ी का कुछ उपनाम देखे थे। खेजड़ी का उपनाम देखे थे तो उन्हें क्या क्या बोला था कि इसको क्या बोलते हैं? रेगिस्तान या राजस्थान, रेगिस्तान या राजस्थान का कल्प वृक्ष। और इसके अलावा भी इसका एक उपनाम हमने क्या देखा था? वो उपनाम देखा था रेगिस्तान का गौरव। रेगिस्तान का गौरव, यह हमने अभी खेजड़ी के बारे में पढ़ी। उसके अलावा खेजड़ी को हरियाणवी और पंजाबी भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हरियाणवी और पंजाबी भाषा में जांटी नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हम बात करें कि तमिल भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो पे में, इसके नाम से भी खेजड़ी को तमिल भाषा में। कन्नड़ भाषा की बात करें तो बन्ना बन्नी, बन्ना बन्नी एक लोकगीत भी है राजस्थान का। लेकिन यहाँ पे बात हम खेजड़ी की कर रहे हैं। और खेजड़ी को कन्नड़ भाषा में किसके नाम से जाना जाता है? बन्ना बन्नी के नाम से जाना जाता है। सिंधी भाषा में इसको छोकड़ा, और बंगाली भाषा में साई गाछ, के नाम से भी जाना जाता है। और हम बात करें
कि कुछ भाषा की हमने बात करी, इसके अलावा भी हमने थोड़ी देर बात करी कि इसको हरियाणवी प्लस पंजाबी, इसमें इसको क्या कहा गया है, इसको इसमें जांटी के नाम से भी जाना गया है। और अगर हम बात करें कि खेजड़ी को तमिल भाषा में पे में, बन्ना बन्नी कौन सी भाषा में, कन्नड़ भाषा में, सिंधी भाषा में छोकड़ा और बंगाली भाषा में साईगाज के नाम से किसको जाना जाता है, खेजड़ी को जाना जाता है। और खेजड़ी को विष्णु संप्रदाय में समी समी वृक्ष के नाम से जाना जाता है। और स्थानीय भाषा में इसको क्या बोलते हैं, सीमलो। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि स्थानीय भाषा में इसको क्या कहा जाता है, तो इसको स्थानीय भाषा में इसका नाम है सीमलो। अगर हम बात करें खेजड़ी को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, स्थानीय भाषा में सीमलो खेजड़ी वृक्ष को कहा जाता है। ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें खेजड़ी की हरी जो फलियां होती है उसको क्या बोलते हैं, सागरी, जिसकी सब्जी हम प्राय अभी घरों में देखते हैं कि सागरी की सब्जी बनाई जाती है। और जो खेजड़ी की फलियों के अलावा जो खेजड़ी का फूल यानी कि पुष्प होता है उसको हम बोलते हैं मिंजर। कि खेजड़ी के पुष्प को हम क्या बोलते हैं, मिंजर कहते हैं। और जो खेजड़ी की सूखी फलियां होती हैं उन्हें हम खोका खोका कहलाती हैं। और खेजड़ी की जो पत्ती से जो चारा बनता है, जो चारा बनता है उस चारे को क्या बोलते हैं, लूम या लूम कहलाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सीमलो तो स्थानीय भाषा का नाम है। इसकी जो फली होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सागरी बोलते हैं। और जो इसकी फलियों से जो चारा बनता है, पत्तियों से जो चारा बनता है उसको हम लूम बोलते हैं। और उसके अलावा हमें क्या ध्यान रखनी है कि खेजड़ी का जो पुष्प है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम मिंजर बोलते हैं, उसको मिंजर कहा जाता है। उसका क्या कहा जाता है, उसको मिंजर कहा जाता है। और इसकी जो सूखी फलियां होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, जो इसकी फलियां होती हैं उन्हें खोका, जो इसकी फलियां होती हैं उन्हें हम खोका कहते हैं। तो ये छोटे छोटे आपको वर्ड डिक्शनरी नाम याद रखने हैं कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। खेजड़ी को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, सीमलो। इसकी फलियों को क्या कहा जाता है, सांगरी। चारे को लूम, पुष्प को मिंजर और फलिया को खोका कहते हैं। तो ये चीजें भी हमें ध्यान रखनी है। किसके बारे में ये जानकारी है, ये खेजड़ी के बारे में जानकारी। उसके अलावा हम बात करें कि खेजड़ी वृक्ष का महत्व क्या है, जो कल्प वृक्ष है। तो महाभारत में कहानी है कि जब पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था, तो अज्ञातवास जाने से पहले पांडवों ने जो अपने हथियार है जो जिस पेड़ के ऊपर छुपाए थे वो पेड़ खेजड़ी का था। कि पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान खेजड़ी के वृक्ष पर क्या छुपाए थे, पांडवों ने अपने हथियार छुपाए थे। और वैज्ञानिकों ने खेजड़ी के वृक्ष की आयु जो कितनी बताई है, 5000 वर्ष बताई है। कि 5000 वर्ष तक खेजड़ी का पेड़ सरवाइव कर सकता है। उसकी एज क्या होती है, वह 5000 वर्ष तक होती है। क्यों, ये साइंटिफिकों ने ये जानकारी या ये आयु क्यों बताई, क्योंकि राज्य में सर्वाधिक प्राचीन जो खेजड़ी के वृक्ष प्राप्त हुए कितने साल पुराने हैं, वे 1000 वर्ष पुराने हैं। और वो कहाँ पे मिले हैं, वह मांगलियावास गांव, जो कि कहाँ पे है, अजमेर। अजमेर के मांगलियावास गांव में राजस्थान के सबसे पुराने खेजड़ी के वृक्ष मिले हैं, जिनकी आयु क्या बताई गई है, 1000 वर्ष उनकी आयु बताई गई है। इसलिए वैज्ञानिकों ने कहा है कि खेजड़ी का वृक्ष कितनी आयु होती है उसकी, उसकी 5000 वर्ष खेजड़ी के वृक्ष की आयु होती है। और अगर हम बात करें कि मांगलियावास गांव में हरियाली अमावस्या कौन से महीने में, श्रावण के महीने में, उधर क्या लगता है, उधर वृक्ष मेला लगता है। मांगलियावास गांव अजमेर में हरियाली अमावस्या सावन महीने को क्या लगता है, वृक्ष मेला लगता है। और खेजड़ी के वृक्ष को कौन से दो कीड़े नुकसान पहुंचाते हैं, तो सेलेस्ट्रेना व ग्लाइकोटर्मा, ये दो कीड़े हैं जो किसको नुकसान पहुंचाते हैं, यह खेजड़ी के वृक्ष को यह नुकसान पहुंचाते हैं। और माटो माटो क्या है, कि ध्यान रखना है आपको कि बीकानेर के जो शासक है, बीकानेर के शासकों का जो प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह में किसका चित्र था, खेजड़ी के वृक्ष का वहां पे चित्र बनाया था। बीकानेर के शासकों के प्रतीक चिन्ह को क्या कहते थे, माटो कहते थे। और बीकानेर के शासकों के प्रतीक चिन्ह में किसका चित्र अंकित था, तो वहां पे खेजड़ी के वृक्ष को अंकित करवाया था। और बात करें 1899 या विक्रम संवत 1956 में पड़े 56 अकाल में खेजड़ी का वृक्ष लोगों के लिए जीवन का सहारा बना। 1899 में जब हमारा अकाल पड़ा, लेकिन हमारी गणना भारत में विक्रम संवत के कैलेंडर में भी होती है। और विक्रम संवत में उस समय कौन सा साल था, 1956, इसलिए इस अकाल का नाम क्या पड़ा था,
56 अकाल इस अकाल का नाम पड़ा था। तो जब 56 अकाल पड़ा था, कब पड़ा था? 1899 या विक्रम संवत 1956 में। उस समय लोगों के जीवन का सहारा सबसे बड़ा कौन बना था? तो खेजड़ी का वृक्ष लोगों के जीवन का सहारा बना। और खेजड़ी की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा ऑपरेशन खेजड़ा नामक एक अभियान चलाया गया था। जो कब चलाया गया था? 1991 में ऑपरेशन खेजड़ा नामक एक अभियान चलाया गया था। किसके लिए चलाया गया था? खेजड़ी की सुरक्षा के लिए। और वन्य जीवों की रक्षा के लिए बात करें तो हम देखते हैं कि राजस्थान में कहानियां हैं कि हमने राजस्थान उन लोगों की धरती है जिन्होंने अपनी जमीन और अपनी स्वतंत्रता के लिए तो प्राण न्यौछावर किए ही हैं। इसके अलावा राजस्थान के लोगों ने जानवरों के लिए, प्रकृति के लिए भी अपने प्राणों का सहस्त्र हस्ते हस्ते बलिदान किया है। कि राजस्थान की धरती उन लोगों की धरती है जिन्होंने कभी भी अपनी स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया। हम बहुत से प्राय इतिहास में उदाहरण देखते हैं, बहुत से ऐसे नाम जानते हैं जिन्होंने वन्य जीवों के लिए भी और पेड़ पौधों के लिए भी बलिदान दिया था। तो ऐसे कुछ बलिदान हैं जो राजस्थान में, तो वन्य जीवों की रक्षा के लिए राज्य में जो सर्वप्रथम बलिदान दिया था वह 1604 ईस्वी में। कहाँ पे? जोधपुर के रामासड़ी गांव में कर्मा व गौरा नामक दो महान महिलाएं हमारे राजस्थान के इतिहास की। कौन? कर्मा व गौरा, जिनके द्वारा 1604 ईस्वी में जोधपुर में किनकी रक्षा के लिए? वन्य जीवों की रक्षा के लिए बलिदान दिया गया था। और इसके अलावा भी हम और लोगों की बात करें तो वन्य जीवों की रक्षा के लिए राज्य में दूसरा बलिदान सन 1700 में। कहाँ पे? नागौर। नागौर का भी एक सिटी है मेड़ता सिटी, मेड़ता के बुंचो जी के द्वारा दिया गया था। और नागौर के मेड़ता के कौन से गांव में थे? तो पोलावास गांव में इन्होंने अपना बलिदान दिया था। किसके लिए? वन्य जीवों की रक्षा के लिए। और ये जो घटना है खेजड़ली गांव घटना, जिसको राजस्थान का लगभग हर अभ्यर्थी जानता है, लेकिन राजस्थान का हमेशा से दुर्भाग्य है कि जो कंपटीशन की तैयारी करता है सिर्फ वही इस घटना के बारे में जानता है। जो लोग पढ़ाई से दूर हैं वो इस घटना को नहीं जानते हैं, लेकिन यह घटना उस महान महिला की जानकारी देती है जिसने राजस्थान का फिर गर्व से ऊंचा किया है। सिर्फ राजस्थान में नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में उन्होंने राजस्थान का गौरव बढ़ाया था। और इस घटना को राजस्थान के जो आम जनमानस है उनको पता तक होना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये राजस्थान के इतिहास का दुर्भाग्य है कि जो सिर्फ तैयारी कर रहे हैं उन्हें इन घटना की जानकारी होती है। तो वह घटना कौन सी है? तो वह खेजड़ली गांव घटना है। ये कब हुई थी? तो 28 अगस्त 1723 ईस्वी, जो कि भाद्रपद शुक्ल दशमी को वो तारीख थी जिस दिन कौन सी घटना घटित हुई थी? खेजड़ली गांव घटना घटित हुई थी। आखिर ये घटना थी क्या? तो उस समय मारवाड़ के शासक थे अभय सिंह जी। अभय सिंह जी ने अपने सेनापति, जिनका सेनापति का नाम क्या था? गिरधर दास भंडारी, अपने सेनापति को अपने महल के लिए लकड़े चुनकर लाने के लिए कहा था। अब सेनापति महल के लिए लकड़े चुनकर लाते हैं, कहाँ से लाते हैं? गांव से। तो वो खेजड़ली गांव जो कि कहीं पे है? जोधपुर में ही है। खेजड़ली गांव गए, खेजड़ली गांव में वहां पे जाकर उस गांव का नाम ही खेजड़ली क्यों था? क्योंकि वहां पे खेजड़े के वृक्षों की अधिकता थी, इसलिए उस गांव का नाम ही खेजड़ली था। तो गिरधर दास भंडारी कहाँ पे जाते हैं लकड़ी काटने के लिए? खेजड़ली गांव में वह लकड़ी काटने के लिए जाते हैं। जब वह वहां से लकड़ी काट रहे होते हैं तब उन्हें रोकने के लिए एक महिला बीच में आती है, और उस महिला के साथ में उनकी 3 पुत्रियां भी उनके साथ में आती हैं। उस महिला का, उस महान महिला का नाम था अमृता देवी विष्णु जी, और उनके 3 पुत्रों का नाम था आशु, भागु और रत्नी। यह उन सैनिकों को रोकती हैं। किसके सैनिकों को? अभय सिंह जी के सैनिकों को यह रोकती हैं, उन्हें वृक्ष काटने के लिए मना करती हैं। लेकिन सैनिक ये बोलते हैं कि ये हमारे सेनापति का और सेनापति को हमारे राजा का आदेश है, महल के लिए लकड़ियों की आवश्यकता है, इसलिए हम यहाँ से लकड़ी काट कर ले जा रहे हैं। लेकिन उनके तमाम दलीलों के, सैनिकों के तमाम दलीलों के बावजूद ये महिलाएं उनको, सैनिकों को लकड़ी काटने नहीं देती है। अंततः जब वह सैनिक इन्हें डराने की या धमकाने की कोशिश करते हैं कि नहीं आप अभी यहाँ से जाइए, हम तो लकड़ी काटेंगे, तो ये क्या करती है कि जो खेजड़ी के वृक्ष होते हैं, खेजड़ी के वृक्षों को अपनी बाहों में ले लेती हैं और उनसे चिपक जाती हैं कि अगर आपको पेड़ काटना है तो पेड़ काटने से पहले हमें काटिए, उसके बाद ही हम आपको पेड़ काटने देंगे, वरना हमारे जीते जी तो हम पेड़ काटने नहीं देंगे। ये शायद इतिहास की ऐसी पहली घटना होगी कि एक पेड़ों को बचाने के लिए कोई मनुष्य अपनी जान की परवाह किए बिना उन सैनिकों से भिड़ रहा है। तो वो जब उन पेड़ों को अपने गले लगा लेती हैं, कौन? अमृता देवी विष्णु जी और उनकी 3 पुत्रियां। तो सैनिकों से भी जब वो हटाई नहीं गई तो सैनिकों द्वारा क्या किया गया था कि उन महिलाओं को आरी से काट दिया गया था। कि वो पेड़ों को गले लगाए हुए थी। पेड़ काटने के लिए सबसे पहले क्या किया गया था?
उन महिलाओं को काटा गया था। उस महिला अमृता देवी बिश्नोई जी व उनकी 3 पुत्रियों को काटा गया था। देखते ही देखते जब ये खबर पूरे गाँव में फैली, तो पूरा गाँव ही उन पेड़ों से चिपक गया, जिसको हम इतिहास में चिपको आंदोलन भी बोलते हैं। पूरा गाँव ही उस पेड़ों से चिपक गया और उन सैनिकों को पेड़ काटने नहीं दिया। लेकिन सैनिक जो मदमस्त थे कि भाई राजा घमंड है हमारे सिर पे, राजा का हाथ है, हमारा तो कोई क्या ही कर सकता है। तो उन लोगों ने अमृता देवी बिश्नोई उनके पुत्रों सहित गाँव के जितने भी गाँव के थे, और गाँव के भी कितने लोग, 363 लोगों को उन्होंने पेड़ सहित काटा। ये घटना हमारे राजस्थान के इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है? खेजड़ली गांव घटना के नाम से। कि ये घटना जो कि पेड़ों को बचाने के लिए सामूहिक स्तर पर इतना बड़ा बलिदान दिया गया था, ये इतिहास में ना तो भूत और ना भविष्य थी। ये घटनाएं कभी नहीं हुई जो घटना हमारे राजस्थान में हुई थी। तो ये संदेश देता है कि हमारे राजस्थान के लोग उस समय पर्यावरण के प्रति कितनी जागरूक थे। कि आज से 400 साल पहले के लोगों को ये पता था कि इन पेड़ों का महत्व क्या है, इन पेड़ों की कीमत क्या है। अगर ये पेड़ कट गए तो हमारे जीवन पहले खतरे में है, तो क्यों ना इन पेड़ों को बचाने के लिए हम अपने जीवन का बलिदान दें। ये सोच, ये जागरूकता हमारे उस समय, कब की बात है, 1730 ईस्वी में यह जागरूकता उन लोगों में थी। जो आज जागरूकता आज पढ़े लिखे लोगों में भी नहीं है, और यह जागरूकता उन गांव की महिलाओं में थी। उन गांव के उन 363 लोगों में यह जागरूकता थी कि वह पेड़ों को बचाने के लिए अपना सहस्त्र बलिदान दे। तो यह घटना होती है खेजड़ीली गांव घटना 28 अगस्त 1730 को। मारवाड़ के शासक कौन थे? अभय सिंह जी। हाकिम यानी कि सेनापति कौन थे? गिरधरदास भंडारी जी। और इस खेजड़ीली गांव घटना का नेतृत्व किसने किया? सबसे पहले अमृता देवी बिश्नोई जी ने इनका नेतृत्व किया, जिनका पति का नाम था रामोजी बिश्नोई, और इनकी 3 पुत्रियां आसू, भागो और रत्नी इनकी 3 पुत्रियां थी। इनके साथ में 363 लोगों के साथ में इन्होंने खेजड़ी हेतु बलिदान दिया था, जो कि सामूहिक बलिदान के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। इस बलिदान के फलस्वरूप खेजड़ी दिवस भी मनाया जाता है। तो खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है? खेजड़ीली को प्रोटेक्ट करने के लिए तो 12 सितंबर को खेजड़ीली दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत यानी कि प्रथम खेजड़ीली दिवस कब मनाया गया था? तो 1978 में प्रथम खेजड़ीली दिवस मनाया गया था। अब चूंकि अमृता देवी बिश्नोई जी ने खेजड़ीली वृक्ष के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, तो वन्य जीवों का संरक्षण हेतु एक पुरस्कार दिया जाता है, जो कि सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। उसको नाम ही क्या रखा गया है सरकार द्वारा? अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार, जिसकी शुरुआत कब होती है? 12 सितंबर 1999 से इस पुरस्कार की शुरुआत होती है। कौन सा पुरस्कार है? वन्य जीवों के संरक्षण हेतु। नाम क्या है उसका? अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार उसका नाम है, जिसकी शुरुआत होती है 12 सितंबर 1999 में। और यह प्रथम पुरस्कार किसे प्राप्त होता है? तो गंगाराम बिश्नोई जी, जो कि जोधपुर के ही निवासी हैं, उन्हें यह प्रथम पुरस्कार प्राप्त होता है। अब खेजड़ीली आंदोलन जो किसके लिए प्रेरणा स्रोत था? वह चिपको आंदोलन का प्रेरणा स्रोत था। जो कि चिपको आंदोलन कहाँ पे चलाया गया था? यह आंदोलन उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो सुंदरलाल जी बहुगुणा। सुंदरलाल जी बहुगुणा द्वारा, सुंदरलाल जी बहुगुणा द्वारा उत्तराखंड में एक आंदोलन चलाया जाता था। उस आंदोलन का नाम क्या था? चिपको आंदोलन था। जो कि उसके प्रेरणा स्रोत कहाँ थे, यानी कि वो आंदोलन चलाने की उन्हें प्रेरणा कहाँ से मिली? तो वह प्रेरणा उन्हें खेजड़ली आंदोलन से उन्हें मिली। कि खेजड़ी आंदोलन चिपको आंदोलन का प्रेरणा स्रोत रहा है। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। और तेलंगाना का राज्य वृक्ष वह भी क्या है? खेजड़ी। लेकिन तेलंगाना में खेजड़ी को किस नाम से जाना जाता है? तो जम्मी पेड़ के नाम से खेजड़ी को जाना जाता है। तो ये भी हमें जानकारी ध्यान रखनी है कि राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी, उसके अलावा किस अन्य राज्य का राज्य वृक्ष है? तो तेलंगाना का। तेलंगाना में खेजड़ी को किस नाम से जाना जाता है? जम्मी पेड़, इसके नाम से तेलंगाना में खेजड़ी को जाना जाता है। इसके अलावा अगर अगली बात करें, तब जब वृक्ष की बात कर ली, अब वृक्ष पे कौन बैठता है? पक्षी। तो हम बात करते हैं राज्य पक्षी की, और हमारा राज्य पक्षी कौन है? वह है हमारा गोडावन। यह एक सुंदर सा पक्षी है, जो कि हमारा क्या है? राजस्थान का राज्य पक्षी है। गोडावन का राज्य पक्षी का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो इन्हें दर्जा प्राप्त हुआ था 21 मई 1981 को। गोडावन को राज्य पक्षी का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो कब दर्जा प्राप्त हुआ था? 21 मई 1981 को गोडावन को राज्य पक्षी का दर्जा प्राप्त हुआ था। और अगर हम इसके बात करें वैज्ञानिक नाम की, तो क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स इसका वैज्ञानिक नाम है। किसका? गोडावण का वैज्ञानिक नाम है
क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स इसका वैज्ञानिक नाम है। और अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है? अंग्रेजी में इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड इसको कहा जाता है। तो बहुत से स्टूडेंट क्या कंफ्यूज होते हैं कि इसको, जो अंग्रेजी में इसका नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड, इसी को वैज्ञानिक नाम समझते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसका वैज्ञानिक नाम तो क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स है, और अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसको कहा जाता है। तो ये चीजें आपको, इन दोनों चीजों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स, और अंग्रेजी में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड इसको अंग्रेजी में नाम है। और इसको अगर बात करें स्थानीय भाषा में, तो सोहन चिड़ी, राजस्थान है, राजस्थान में पशु पक्षी, हर पशु पक्षी, हम पुराने समय में गांव में पूछते थे दादी वगैरह से, तो हर किसी उड़ने वाले जो छोटे जानवर उनको चिड़ी बोलते थे। तो ये इसलिए भी स्थानीय भाषा में गोडाउन को सोहन चिड़ी या फिर शर्मिला पक्षी, गोडाउन को सोहन चिड़ी या फिर शर्मिला पक्षी भी स्थानीय भाषा में कहा जाता है। और अगर हम बात करें इसके उपनाम की, तो इसको सारंग, हुकना, तुकदर, बड़ा तिलोर व गुदनमेर भी इसका उपनाम है। कौन कौन से उपनाम है एक बार देखते हैं। तो सारंग, हुकना, तुकदर, बड़ा तिलोर व गुदनमेर इसके उपनाम है, किसके? गोडावण के। और गोडावण को हाड़ौती क्षेत्र में माल मोरडी, हाड़ौती क्षेत्र में गोडाउन को किस नाम से जाना जाता है? तो माल मोरडी नाम से गोडाउन को जाना जाता है। और राजस्थान में बात करें तो गोडाउन सर्वाधिक 3 क्षेत्रों में पाया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र? पहला तो सोरसन बारा, दूसरा सोंकली अजमेर और मरुद्यान, जो कि जैसलमेर बाड़मेर के बीच का जो एरिया, जो किस नाम से जाना जाता है? मरुद्यान। इन 3 क्षेत्रों में राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? वह गोडाउन पाया जाता है। और गोडाउन के प्रजनन हेतु जोधपुर जंतुआलय प्रसिद्ध है कि गोडाउन का जो प्रजनन केंद्र है वह कहाँ पे है? तो वह जोधपुर जंतुआलय पर है। और गोडाउन का प्रजनन काल क्या माना जाता है? तो अक्टूबर नवंबर का महीना, यानी कि जब सर्दी स्टार्ट होती है, हमारी शरद ऋतु, यानी कि अक्टूबर नवंबर का महीना गोडाउन का क्या माना जाता है? वह गोडाउन का प्रजनन काल माना जाता है। और गोडाउन मुख्यतः कहाँ का पक्षी है? यह अफ्रीका का पक्षी है। और अगर इसकी कुल ऊंचाई की बात करें तो लगभग 4 फीट, लगभग 4 फीट इसकी कुल ऊंचाई है। और गोडाउन के ऊपरी भाग का रंग, जो इसका ये जो ऊपरी भाग है, इसका जो रंग होता है वह क्या, कौन सा होता है? वह पीला। गोडाउन के ऊपरी भाग का रंग पीला तथा सिर के ऊपरी भाग का रंग नीला होता है। सॉरी, ये गोडाउन के जो सिर का ऊपरी भाग है उसका रंग कौन सा रहेगा? उसका रंग रहेगा नीला। और ये जो ऊपरी भाग है इसका रंग क्या रहेगा? इसका रंग रहेगा पीला। तो यह गोडाउन के बारे में जाना जाता है। और इसका प्रिय भोजन बात करें तो मूंगफली व तारा मीरा। तारा मीरा राजस्थान की एक फसल है, और मूंगफली जो कि सर्दियों में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली राजस्थान की भी एक फसल है। तो इसका प्रिय भोजन क्या है? मूंगफली और तारा मीरा। और गोडाउन के प्रजनन का बात करें तो प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? तो जोधपुर जंतुआलय। प्रजनन काल का समय क्या रहता है? तो अक्टूबर नवंबर का महीना रहता है। कहाँ का मूलतः पक्षी है? तो अफ्रीका का पक्षी है। ऊंचाई कितनी रहती है? लगभग 4 फीट रहती है। ऊपरी भाग का रंग कैसा रहता है? पीला। और सिर के ऊपरी भाग का रंग कैसा रहता है? नीला। और इसका प्रिय भोजन मूंगफली व तारा मीरा इसका प्रिय भोजन है। और इसको राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया था? तो 21 मई 1981 को इसको राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था, जिसका वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स, इसका वैज्ञानिक नाम है। इसके अलावा हम बात करें कि गोडावण और कहाँ पाया जाता है, तो गोडावण राजस्थान के अलावा गुजरात में भी पाया जाता है। ये राजस्थान के अलावा गुजरात में पाया जाता है। और ये प्राय शतुरमुर्ग की तरह दिखाई देता है। जो गोडावण की संरचना है वह किसकी तरह दिखाई देती है? आपको देखिए, शतुरमुर्ग की भी इतनी लंबी गर्दन होती है, वैसे ही गोडावण की भी इतनी लंबी गर्दन है। तो गोडावण किसकी तरह दिखाई देता है? तो ये शतुरमुर्ग की तरह दिखाई देता है। और 2011 में आईयूसीएन की रेड डाटा लिस्ट में इसे क्रिटिसिड एंडेम यानी कि संकटग्रस्त प्रजाति माना गया है। किसमें? 2021 की आईयूसीएन की रेड डाटा लिस्ट। रेड डाटा लिस्ट में उन प्रजातियों के नाम है जो कि विलुप्त होने के कगार पर है, जिसमें गोडावण का नाम भी शामिल किया गया है, और इसे एक संकटग्रस्त प्रजाति के तौर पर माना गया है। इसलिए गोडावण के संरक्षण हेतु राज्य सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि कब मनाया जाता है? 5 जून 2013 को, 5 जून 2013 को राष्ट्रीय मृग उद्यान, जो कि कहाँ पे? जैसलमेर में है, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रारंभ किया। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कब प्रारंभ किया गया था? तो वह है 5 जून 2013 को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट कहाँ पे प्रारंभ किया गया था? राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर में। किस लिए प्रारंभ किया गया था? गोडाउन के संरक्षण हेतु। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया था। तो ये बात हम किसकी कर रहे हैं? प्रोजेक्ट
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की हम बात कर रहे हैं। यह प्रोजेक्ट प्रारंभ करने वाला राजस्थान भारत का प्रथम राज्य है। कि कौन सा प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रारंभ करने वाला भारत का यह पहला राज्य है। अगर हम बात करें तभी यहाँ पे हमने दो फैक्ट पढ़े 5 जून से रिलेटेड। आपको पता है 5 जून क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस यहाँ पे 5 जून को मनाया जाता है। और अगर हम बात करें कि जो फैक्ट मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ, तो अभी हमने एक फैक्ट जब हम क्या पढ़ रहे थे, खेजड़ी के लिए पढ़ रहे थे, तो कि खेजड़ी के लिए जो फैक्ट पढ़ रहे थे कि 5 जून 1988, 5 जून 1988 को किसका क्या शुरुआत किया गया था खेजड़ी के लिए? 60 पैसे का डाक टिकट जारी किसके लिए किया गया था? खेजड़ी के लिए। और अगर अभी हमने क्या बात करी कि 5 जून कब? 2013 कौन सा प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड। इसके संरक्षण के लिए, गोडाउन संरक्षण के लिए, क्योंकि गोडाउन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड। गोडाउन संरक्षण हेतु कहाँ पे लॉन्च किया गया था? कहाँ पे लॉन्च किया गया था? राष्ट्रीय मत्स्य उद्यान जैसलमेर। यह प्रोजेक्ट दो अतः आपको 5 जून से रिलेटेड दो डेटे ध्यान रखने। 5 जून 1988 को 60 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ था किसके लिए? खेजड़ी के लिए। और प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसकी शुरुआत कब होती है? 5 जून 2013 को गोडाउन संरक्षण हेतु राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर में इसकी शुरुआत होती है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा अगर बात करें पुष्प की, अगर बात करें कि राजपुष्प कौन सा है, तो हमें ध्यान रखना है कि राजपुष्प होता है रोहिड़ा, जो कि कुछ इस प्रकार के वह हमारे राजपुष्प हमें दिखाई देते हैं। कि हमारे राजस्थान का राजपुष्प कौन सा है? तो वह रोहिड़ा है। और रोहिड़े को राजपुष्प का दर्जा कब मिलता है? तो 1983 में इसको रोहिड़े को राजपुष्प का दर्जा मिलता है। और अगर हम बात करें राजपक्षी गोडाउन की, तो वह 81 में इसको राजपक्षी का दर्जा प्राप्त होता है। रोहिड़ा को राजपुष्प का दर्जा कब प्राप्त होता है? तो रोहिड़ा का पुष्प का दर्जा 1983 में प्राप्त होता है। और रोहिड़े का वानस्पतिक नेम क्या है? टिकोमेला उंडुलता। यह इसका क्या नाम है? यह इसका वानस्पतिक यानी कि वैज्ञानिक नाम है। और रोहिड़े को राजस्थान का सागवान, सागवान की लकड़ी जो कि फर्नीचर बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ लकड़ी होती है, और इसीलिए यहाँ पे राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ लकड़ी सागवान बनाने के लिए वह कौन सी मानी जाती है? तो वह मानी जाती है रोहिड़े की। इसीलिए रोहिड़े को राजस्थान का सागवान या फिर मरुशोभा, यह दो नाम, यह इसके उपनामों से जाना जाता है। और ये सबसे ज्यादा राजस्थान के किस क्षेत्र में दिखता है? तो यह सबसे ज्यादा राजस्थान के इन पश्चिमी क्षेत्र में यह सबसे ज्यादा दिखता है। रोहिड़ा रोहिड़ा पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक देखने को मिलता है। रोहिड़े के पुष्प कब खिलते हैं? यह पुष्प खिलते हैं मार्च अप्रैल, मार्च अप्रैल में यह पुष्प खिलते हैं। और रोहिड़े के पुष्प का रंग क्या होता है? तो जैसे कि आपको पता है कि यह एक केसरिया टाइप का रंग दिख रहा है, तो ये गहरा केसरिया हिरमित पीला, इसको क्या नाम दे सकते हैं रोहिड़े के पुष्प को? या तो गहरा केसरिया, हिरमित पीला, यह दो रंग का रोहिड़े का पुष्प होता है। और जोधपुर में रोहिड़े के पुष्प को क्या बोलते हैं? मारवाड़ टीक। मारवाड़ टीक के नाम से किसे जाना जाता है? तो वह रोहिड़े के पुष्प को माना जाता है। कौन से क्षेत्र में? जोधपुर क्षेत्र में रोहिड़े के पुष्प को क्या कहते हैं? मारवाड़ टीक कहते हैं। और रोहिड़े को जरविल नामक एक रेगिस्तानी चूहा, जो चूहा होता है जिसका नाम क्या है? जरविल, और ये विशेषता कहाँ पाया जाता है? ये रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। कि जरविल नामक रेगिस्तानी चूहा रोहिड़े को क्या पहुंचाता है? रोहिड़े को नुकसान पहुंचाता है। तो रोहिड़े के बारे में बात ये ध्यान रखनी है कि इसको राजपुष्प का दर्जा 1983 में मिला था, वैज्ञानिक नाम टिकोमेलोंडुल लेता है। और रोहिड़े को राज्य का सागवान या मरुसुबा कहा जाता है। पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक देखने को मिलता है। और इसके पुष्प मार्च अप्रैल में खिलते हैं। इसके पुष्प का रंग गहरा केसरिया और हिरमित पीला होता है।
और रोहिड़े को जरविल नामक जो रेगिस्तानी चूहा है वह इसे नुकसान पहुंचाता है और इसे मारवाड़ टीक कौन से इलाके में बोलते हैं, जोधपुर इलाके में बोलते हैं। उसके अलावा हम बात करें बास्केटबॉल की, जिसको हमने क्या घोषित किया है, राज्य खेल। बास्केटबॉल को क्या राज्य खेल इसको घोषित किया है, कब घोषित किया है, 1948 के अंदर इसको राज्य खेल घोषित किया गया था। और अगर हम इसके खिलाड़ी संख्या की बात करें, इसके खिलाड़ियों की संख्या की हम बात करें तो कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 5 खिलाड़ियों के एक टीम होती है जिसके अंदर यह बास्केटबॉल का खेल खेला जाता है। तो राज्य में खेल का दर्जा इसको 1948 में मिलता है। कुल खिलाड़ी कितने रहते हैं इसके, 5 रहते हैं। और बास्केटबॉल अकादमी जो है, बास्केटबॉल अकादमी वह कहाँ पे है, वह जैसलमेर में है। लेकिन महिला बास्केटबॉल अकादमी का मुख्यालय कहाँ पे है, तो वह जयपुर में है। तो इसके लिए 2 अकादमी खोली जाती है, 2 अकादमी, पहली अकादमी तो जैसलमेर, ठीक, और दूसरी अकादमी कहाँ पे है, वह दूसरी अकादमी जयपुर में। किसके लिए है, वो महिलाओं के लिए। बास्केटबॉल के लिए 2 अकादमी है, पहली अकादमी कौन सी है, जैसलमेर में, और महिलाओं के लिए अकादमी कौन सी है, जयपुर में है। कितने खिलाड़ी रहते हैं, 5 खिलाड़ी। राज्य खेल का दर्जा कब प्राप्त होता है, 1948 में इसको राज्य खेल का दर्जा प्राप्त होता है। उसके अलावा हम बात करें राज्य नृत्य की, राज्य नृत्य तो वह कौन सा होता है, घूमर, जिसको एक हम इसलिए क्या बोलते हैं, इसको हम घूमर का एक दूसरा नाम भी बोलते हैं, घूमर को नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों का सिरमौर किसे कहा जाता है, वह घूमर को कहा जाता है, जिसे क्या बनाया गया है, हमारा राज्य नृत्य बनाया गया है। और इसका उपनाम क्या है, राज्य की आत्मा इसका उपनाम है। और बेसिकली बात करें कि घूमर नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो यह मूलतः मध्य एशिया में भरंग या मृग नृत्य से कौन से नृत्य की उत्पत्ति होती है, हमारे घूमर नृत्य की उत्पत्ति होती है। और घूमर नृत्य कब किया जाता है, तो यह मांगलिक अवसरों जैसे कि शादी विवाह के मौकों पर, तीज त्योहारों पर आयोजित होता है। किसी ने पद्मावत मूवी देखी हो, उसमें दीपिका पादुकोण का डांस जो घूमर सॉन्ग पे फेमस है, वह भी एक तरह से देखा जाए तो वह भी मांगलिक अवसर पर किया जाने वाला डांस था, कि जब रानी पद्मिनी शादी करके अपने महल में आती है उस फिल्म के चित्रण के दौरान, तो उस समय वह नृत्य उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो घूमर नृत्य कब, मांगलिक अवसरों पर, तीज या त्योहारों पर यह घूमर नृत्य आयोजित किया जाता है। और घूमर के कितने रूप होते हैं, तो घूमर के ध्यान रखना कि घूमर के 3 रूप होते हैं। पहले रूप को बोलते हैं झूमरिया, यानी कि जो नृत्य बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला जो नृत्य होता है उसको बोलते हैं झूमरिया। दूसरा होता है लूर, जिसको गराचे जनजाति की स्त्रियों द्वारा किया जाता है। और एक होता है घूमर, घूमर जिसमें सभी स्त्रियां भाग लेती है, इसमें कोई जनजाति, कोई कैटेगरी का प्रावधान नहीं है। तो घूमर में क्या, सभी स्त्रियां भाग लेती हैं। झूमरिया बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला घूमर, और लूर गरासिया जनजाति की स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला घूमर है। तो घूमर के कौन कौन से 3 रूप होते हैं, जिनका नाम है झूमरिया, लूर और घूमर। ये घूमर के 3 रूप है। और घूमर को क्या कहा जाता है, घूमर को हमारा राजस्थान का राज्य नृत्य कहा जाता है। उसके अलावा अगर हम नृत्य है, तो बिना गीत के तो नृत्य होगा ही नहीं। तो हमारा जो राज्य गीत है वह कौन सा है, तो वह है केसरिया बालम, केसरिया बालम, जो कि कौन सी शैली में गीत है, यह है मांड गायन शैली, मांड गायन शैली का यह गीत है। केसरिया बालम गीत कौन सी शैली में गाया जाता है, तो मांड गायन शैली में यह गीत गाया जाता है। इस गीत को सर्वप्रथम किसने गाया था, तो उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा इसको सर्वप्रथम गाया गया था। और इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई थी, तब वह बीकानेर के अल्लाह जलाबाई जी ने इसको ख्याति दिलाई थी। और अल्लाह जलाबाई जी की बात करें तो इनके गुरु का क्या नाम था, ध्यान रखना है, अल्लाह बाई जिलाई के गुरु का क्या नाम था, तो उस्ताद अली बख्श, क्या नाम था, उस्ताद अली बख्श इनके गुरु का नाम था। उस्ताद अली बख्श खान अल्लाह जिलाबाई जी के गुरु जी का नाम था। और यह गीत मांड गायन शैली में गाया जाता है। कौन सी शैली में यह गीत गाया जाता है, तो मांड गायन शैली में यह गीत गाया जाता है। और अगर हम मांड गायन शैली की बात करें तो इसके जो फेमस गायिकाओं की अगर हम बात करें, तो एक तो अल्लाह जिलाबाई, जिन्होंने घूम केसरे बालम को कहाँ पे ख्याति दिलाई थी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई थी। दूसरी बात करें हम गौरी देवी, जो कि कहाँ की है, वो भी बीकानेर की है। मांगी बाई उदयपुर की, जिन्होंने सर्वप्रथम इस केसरे बालम गीत को गाया था। और एक और गौरी देवी जी हैं जो कहाँ की हैं, पाली की। तो ये भी यहाँ पे ध्यान रखना है कि मांड गायिकाओं के कुछ नाम हैं, कौन, अल्लाह जिलाबाई, गौरी देवी जी, गौरी देवी जी 2 हैं, और एक मांगी बाई जी। और मांड गायन शैली में कौन सा गीत है, तो वह केसरिया बालम है, जो कि कब गाया जाता है, जो कि क्या होता है, वह हमारे राजस्थान का
राज्य गीत है। और राज्य नृत्य की बात करें तो वह घूमर है, जो कि कब किया जाता है? मांगलिक अवसरों पर, तीज त्योहारों पर वह किया जाता है। इसके अलावा हम बात करें कि नृत्य हो गया, उसके अलावा भी बात करें कि नृत्य में भी दो तरह के होते हैं। एक तो नृत्य जो नॉर्मल होता है, दूसरा होता है शास्त्रीय नृत्य। तो राजस्थान का जो शास्त्रीय नृत्य है वह कौन सा है? तो ध्यान रखना है कि कथक, कथक राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा है? कथक, जो कि उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य है। भारत में बहुत सारे नृत्य हैं, जिसमें उत्तरी भारत में सबसे प्रमुख नृत्य में किसकी गिनती होती है? कथक की, जो हमारे राजस्थान का भी क्या है? वह राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और दक्षिण भारत की अगर बात करें कि दक्षिण भारत का प्रमुख नृत्य क्या है, तो भरतनाट्यम। भरतनाट्यम हमारे दक्षिणी भारत का प्रमुख नृत्य है। और प्रमुख घराना किसका? कथक नृत्य का कौन सा है? लखनऊ का। और राजस्थान में प्रमुख घराने की बात करें तो जयपुर में राजस्थान में कथक का प्रमुख घराना है। और कथक के जन्मदाता किसे माना जाता है? वह भानुजी महाराज, जो कि यहाँ पे चित्र देख सकते हैं। कथक के जन्मदाता भानुजी महाराज को माना जाता है, जो कि हमारे राजस्थान के क्या है? वह शास्त्रीय नृत्य है। कल हम बात करें कि राज्य पशु की हम बात करते हैं, तो राज्य पशु हमने किस कैटेगरी में माना है? पशुधन में। मैंने आपको बताया था कि दो कैटेगरी में माना है, पालतू और जंगली। तो हम बात करते हैं कि अभी हमने थोड़ी देर पहले किसकी बात की थी कि हमारे एक और राज्य पशु था जिसके बारे में हमने बात करी थी, चिंकारा, जिसके बारे में हमने बात करी। और राज्य पशु हमारा दूसरा तो पालतू श्रेणी में वह ऊंट है। तो सबसे पहले हम जंगली श्रेणी की अगर हम बात करें तो चिंकारा, जिसको कौन सी कैटेगरी में? वन्य जीव, वन्य जीव श्रेणी राज्य का अ, राज्य पशु कौन सी श्रेणी में है? वन्य जीव श्रेणी में राज्य का राज्य पशु किसे माना जाता है? चिंकारा को, जो राजस्थान की प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है। ये आप देख सकते हो चिंकारा, जो इसकी आकृति एक तरह से हिरण के समान भी दिखाई देती है, लेकिन इसका नाम क्या है? इसका नाम है चिंकारा, जो कि राजस्थान की प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है। यह अपनी चपलता और सुंदरता के लिए जाना जाता है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह गजेला बेनेटी, गजेला बेनेटी इसका क्या नाम है? साइंटिफिक नेम है। और इसका उपनाम है, क्योंकि हिरण की तरह आकृति है इसलिए इसको छोटा हिरण के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसकी प्रजाति की बात करें तो ये एंटीलोप प्रजाति का जीव है। कौन सी प्रजाति का जीव है? तो एंटीलोप प्रजाति का यह जीव है। और इसकी शारीरिक विशेषता व रंग की बात करें तो इसका रंग हल्का भूरा है, ठीक है, यानी कि सैंडी ब्राउन, जो इसे रेगिस्तान की रेत में छिपने में मदद करता है। आपको पता है कि इसका जो रंग है, यहाँ पे जो रेत का रंग है वो बिल्कुल लगभग एक समान दिख रहा है, तो इसको सैंडी ब्राउन बोलते हैं, जो इसको रेगिस्तान की रेत में छिपने में मदद करता है। और गर्मियों में जो इसकी खाल है वो उसका रंग थोड़ा क्या हो जाता है? वह थोड़ा लाल भूरा टाइप का उसका रंग हो जाता है, यानी कि गर्मियों के समय में इसकी खाल का रंग कैसा हो जाता है? थोड़ा लाल भूरा हो जाता है। और जो इसके सींग होते हैं, यहाँ पे जो इनके सींग देख रहे हो, इसके सींग पीछे की ओर मुड़े हुए और छल्लेदार, यानी कि कुछ ऐसी संरचना में इनके सींग होते हैं और पीछे के साइड से थोड़े मुड़े हुए इनके सींग होते हैं। खास बात यह है कि नर और मादा दोनों के सींग होते हैं, हालांकि मादा के सींग तुलनात्मक रूप से छोटे होते हैं। तो यानी कि सींग सिर्फ नर चिंकारा में नहीं, मादा चिंकारा में भी होता है, लेकिन मादा के सींग थोड़े क्या होते हैं? छोटे होते हैं। ऊंचाई और वजन की बात करें तो इसकी ऊंचाई कंधे तक लगभग 65 सेंटीमीटर होती है और वजन लगभग कितना रहता है? 25-30 सॉरी 23-25 किलोग्राम तक इसका वजन रहता है। कि ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई लगभग 65 सेंटीमीटर। और वजन की बात करें तो 23 से 25 किलोग्राम तक इसका वजन होता है। इनके अंदर सींग पाए जाते हैं, नर एवं मादा दोनों पाए जाते हैं, लेकिन मादा के सींग क्या होते हैं? तुलनात्मक रूप से छोटे होते हैं। और चिंकारा की अगर बात करें तो चिंकारा एक तरह से क्या होता है? बहुत ही शर्मिला जानवर है। और शर्मिला जानवर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह मानव बस्तियों से दूर रहना पसंद करता है, इसलिए चिंकारा को क्या कहा जाता है? शर्मिला जीव कहा जाता है। यह बहुत कम पानी पीकर लंबे समय तक जीवित रह सकता है। अपनी पानी की अधिकांश जरूरतें कहाँ से पूरी करता है? यह पौधों की ओस और जो नमी है पौधों की, फसलों के समय जब हम पानी देते हैं उसमें जो जमीन में नमी रहती है, तो पौधों की ओस और नमी से यह अपनी पानी की आपूर्ति पूरी करता है। और यह बहुत तेज दौड़ने वाला जीव है, जो खतरे का आभास होते ही ऊंची छलांगे, और ऊंची छलांगे कितने मीटर? 6 से 7 मीटर ऊंचाई तक यह अपनी
ऊंची छलांगे लगा सकता है। और अगर हम बात करें कि राजस्थान में किन किन प्रमुख स्थानों पर यह चिंकारा पाया जाता है, तो राजस्थान में सर्वाधिक चिंकारे जोधपुर जिले में देखे जा सकते हैं, और जयपुर में जो नाहरगढ़ अभयारण्य है वह चिंकारा संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी राजस्थान का थार मरुस्थल इनका प्राकृतिक घर है, कि जो नेचुरल साइट किसके लिए, चिंकारा के लिए जो नेचुरल साइट होती है वह कौन सी होती है, वह है राजस्थान का थार मरुस्थल है। और संरक्षण और संस्कृति बात करें तो राजस्थान का बिश्नोई समुदाय चिंकारा और अन्य हिरणों के संरक्षण के लिए विश्व भर में जाना जाता है। ये लोग इन जीवों को कैसे मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह इनको मानते हैं। कि जो बिश्नोई समुदाय है, अभी हमने जब खेजड़ोली घटना का जिक्र पढ़ा, बिश्नोई समुदाय पेड़ों की सुरक्षा के लिए एक सामूहिक रूप से अपना बलिदान दे देता है, लेकिन यह पेड़ों के अलावा वन्य जीवों को भी उतना ही उनके प्रोटेक्ट करते हैं, उतना ही उनका संरक्षण करते हैं। तो यह बिश्नोई समुदाय चिंकारा और अन्य हिरणों के संरक्षण के लिए यहाँ पे विश्व भर में जाना जाता है। ये लोग इन जीवों को किसकी तरह मानते हैं, अपने अपने परिवार के सदस्यों की तरह यह इन जीवों को मानते हैं। उसके अलावा अब हमने चिंकारा की बात करी, चिंकारा जो कि पालतू श्रेणी में हमारे राजस्थान का क्या है, राज्य पशु है। अगर हम बात करें कि पशुधन श्रेणी में, यानी कि पालतू श्रेणी में, चिंकारा जो कि हमारा कौन सी श्रेणी में है, वन्य जीव की श्रेणी में हमारा राज्य पशु है। लेकिन पालतू श्रेणी में बात करें तो ऊंट को हमने हमारे राजस्थान का राज्य पशु, और इसको राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया था, तो 30 जून 2014 को ऊंट को राजकीय पशु घोषित किया गया था। उसके बाद में 19 सितंबर 2014 को, यानी कि 30 जून को तो क्या घोषित किया गया था, राजकीय पशु। और राजकीय पशु 30 जून कब, 2014। उसके अलावा 19 सितंबर कब, 2014, 19 सितंबर 2014 को इसको किसका दर्जा दिया गया था, इसको दर्जा दिया गया था राज्य पशु का, इसको दर्जा दिया गया था। तो ये ध्यान रखनी है कि 30 जून 2014 को तो इसको राज्य पशु का दर्जा, और 19 सितंबर 2014 को इसको राज्य पशु का दर्जा दिया गया था। और राज्य पशु का दर्जा मिलने के बाद में इसके लिए ऊंट के वधों को रोकने के लिए एक अधिनियम, ऊंट वध रोको अधिनियम, जो कि कब लागू किया जाता है, दिसंबर 2014 में ऊंट वध रोको अधिनियम लागू किया गया था। और इसका ऊंट का वैज्ञानिक नाम की अगर बात करें तो कैमेलस ड्रोमेडेरियस इसका वैज्ञानिक नाम है। और ऊंट को अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं, कैमल। कैमल यानी ऊंट, ये हमने बचपन में खूब पढ़ा है। तो ऊंट को अंग्रेजी में कैमल के नाम से जाना जाता है। और स्थानीय भाषा में इसको क्या बोलते हैं, रेगिस्तान का जहाज या फिर मरुस्थल का जहाज, जो कि किसने कहा है, कर्नल जेम्स टॉड द्वारा यह नाम दिया गया है कि इसको स्थानीय भाषा में रेगिस्तान का जहाज या मरुस्थल का जहाज के नाम से जाना जाता है। और ऊंटों की जो संख्या की बात करें और राजस्थान में कितनी है, तो संख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में एक अधिकार है कि सबसे ज्यादा भारत में ऊंट अगर किसी स्टेट में पाए जाते हैं तो वह कहाँ पे है, राजस्थान में पाए जाते हैं। तो इसको 30 जून 2014 को ऊंट को राजकीय पशु घोषित किया गया था, जिसको राज्य पशु का दर्जा कब मिलता है, 19 सितंबर 2014 को इसको राज्य पशु का दर्जा मिलता है। ऊंट वध रोको अधिनियम कब लागू किया जाता है, दिसंबर 2014 में। वैज्ञानिक नाम क्या है, कैमेलस ड्रोमेडेरियस इसका वैज्ञानिक नाम है। और ऊंट को अंग्रेजी में कैमल कहा जाता है। रेगिस्तान का जहाज या मरुस्थलीय जहाज इसके उपनाम है स्थानीय भाषा में। और ऊंटों की संख्या की दृष्टि से भारत में राजस्थान का एकाधिकार है। और राजस्थान में कितने ऊंट पाए जाते हैं, तो भारत के 81.37%। यह डाटा कौन से साल के अकॉर्डिंग है, 2012 के अकॉर्डिंग भारत में राजस्थान में भारत के 81.37% ऊंट पाए जाते हैं। और राजस्थान की जो कुल पशु संपदा है, इस सभी जानवरों को मिलाकर, तो उस कुल पशु संपदा में कुल 0.56% योगदान किनका है, वह ऊंटों का है। और अगर हम बात करें कि सर्वाधिक ऊंट कहाँ पे पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक ऊंट जैसलमेर जिले में, क्योंकि इसको नाम ही रेगिस्तान का दादर थार मरुस्थल का सबसे ज्यादा विस्तार कौन से जिले में है, जैसलमेर में। तो इसीलिए सर्वाधिक ऊंट कौन से जिले में पाए जाते हैं, जैसलमेर जिले में। और सबसे कम ऊंटों वाला जिला कौन सा है, तो ध्यान रखना है कि सबसे कम ऊंटों वाला जिला है वह है हमारा प्रतापगढ़, हमारा सबसे कम ऊंटों वाला जिला है। और ऊंट अनुसंधान केंद्र की हम बात करें कि हमारा ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो वह जोहड़बीड़ बीकानेर में ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है। और कैमल मिल्क डेयरी यह भी बीकानेर में है। तो ध्यान रखना है कि बीकानेर में एक तो ऊंट अनुसंधान केंद्र, दूसरा
कैमल मिल्क डेयरी, ये दोनों चीजें कहाँ पे हैं? यह बीकानेर में है। और अब ऊंट की क्यों महत्ता है, राज्य पशु का दर्जा क्यों दिया गया था? तो सन 2000 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय में, कब? अक्टूबर 2000 में, ऊँटनी के दूध को मानव जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ आहार बताया। ऊँटनी के दूध को मानव जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ आहार क्यों बताया? क्योंकि ऊँटनी के दूध में कैल्शियम मुक्त अवस्था पाई जाती है। ऊँटनी के दूध में कैल्शियम मुक्त अवस्था पाई जाती है, जो उनके दूध का दही नहीं जमने देती है। इसलिए मानव जीवन के लिए ऊँटनी के दूध को सर्वोच्च आहार किसने बताया था? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। कब? एक निर्णय में अक्टूबर 2000 में। और ये उपयोगी ऊँटनी का दूध किसमें है? तो ये मधुमेह बीमारी में, यकृत व पलीहा रोग में यह ऊँटनी का दूध उपयोगी है। और नाचना, नाचना जैसलमेर का ऊँट सुंदरता की दृष्टि से प्रसिद्ध है। तो नाचना ऊँट का नाम है, कहाँ पे मिलता है? जैसलमेर में, जो कि सुंदरता की दृष्टि से वह प्रसिद्ध है। और भारतीय सेना के जवान जैसलमेर थार मरुस्थल में किसका प्रयोग करते हैं? नाचना ऊँट का प्रयोग करते हैं। ये प्रसिद्ध कहाँ पे है? जैसलमेर में। और भारतीय सेना के जवान जो उनकी पोस्टिंग थार मरुस्थल में होती है, वह पेट्रोलिंग के लिए कौन से ऊँटों का प्रयोग करते हैं? तो वह नाचना ऊँटों का वह प्रयोग करते हैं। और सबसे अगर बात करें कि सबसे भारी नस्ल का ऊँट कौन सा होता है, तो वह है बीकानेरी ऊँट। बीकानेरी ऊँट जो होता है वह सबसे भारी नस्ल का होता है। और राज्य में लगभग 50% ऊँट बीकानेरी नस्ल के पाया जाता है। क्योंकि यह भारी नस्ल का होता है, इसलिए बोझ ढोने, सामान ढोने के लिए यह ऊँट प्रसिद्ध है। उसके अलावा हम बात करें कि ऊँटों के जो देवता होते हैं, वो ऊँटों के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है? पाबू जी की पूजा की जाती है। और पाबू जी को ही राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है। कि राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वह पाबू जी को दिया जाता है। अब चूंकि पाबू जी को ऊँट का देवता माना जाता है, इसलिए जब कोई ऊँट बीमार होता है, तो ऊँट के बीमार होने पर रात्रि काल में क्या करते हैं? पाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है। ऊँट के बीमार होने पर किसका वाचन किया जाता है? पाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है। कब किया जाता है? तो ध्यान रखना है, रात्रि काल में ऊँट पाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है ऊँट के बीमार होने पर। और ऊँट के जो गले का आभूषण होता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको गोरबंद कहा जाता है। और रोग जो ऊँट को सबसे ज़्यादा लगता है, वह एक तो सर्रा रोग और एक तिवर्सा। यह 2 रोग कौन से? सर्रा रोग और तिवर्सा रोग जो कि ऊँट को होते हैं। अब ऊँट में सबसे ज़्यादा कौन-सा रोग होता है? तो वह सर्रा रोग होता है। इस रोग को रोकने के लिए सर्रा रोग नियंत्रण योजना राज्य सरकार द्वारा लागू की गई थी। प्रदेश में ऊँटों की संख्या में गिरावट का प्रमुख कारण सर्रा रोग है। इस रोग पर नियंत्रण हेतु यह योजना कब लागू की गई थी? तो यह योजना 2010 और 11 में सर्रा रोग नियंत्रण योजना लागू की गई थी। कब की गई थी? 2010-11 में सर्रा रोग नियंत्रण योजना लागू की गई। और ऊँटों का जो पालन करने वाली, ऊँटों की अगर हमने बात करी, ऊँटों का जो देवता होता है पाबू जी होता है, लेकिन ऊँटों का पालन पोषण करने वाली जाति कौन सी होती है? तो रायका या रेवारी जाति। रायका या रेवारी जाति के लोगों द्वारा किसका पालन किया जाता है? ऊँटों का पालन किया जाता है, ऊँटों का पालन पोषण किया जाता है। और ऊँट की चमड़ी पर जो कलाकृति की जाती है, उस कला को क्या नाम जानते हैं? उस्ता कला, उस कला को हम बोलते हैं। और उस्ता कला को मुनवती या मुनावती, उस्ता कला के अगर नाम बात करें तो मुनवती या मुनावती, इन 2 नामों से उस्ता कला को जाना जाता है। और उस्ता कला मूलतः कहाँ की है? तो उस्ता कला मूलतः लाहौर क्षेत्र की है। और राजस्थान में इसको लाने का श्रेय किसको जाता है? बीकानेर महाराजा अनूप सिंह को। इसलिए अनूप सिंह का जो शासन काल है, वह उस्ता कला का क्या कहा जाता है? उस्ता कला का वह स्वर्ण काल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि राजस्थान में उस्ता कला को लाने का श्रेय किससे है? बीकानेर महाराजा अनूप सिंह का है। और उस्ता कला के जो कलाकार होते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको उस्ताद कहते हैं। और उस्ताद मुख्यतः कहाँ पे रहते थे? क्योंकि उस्ता कला कौन लाए थे? बीकानेर के राजा महाराजा अनूप सिंह। अब चूंकि बीकानेर के राजा लाए हैं, तो बीकानेर में ही वह उस्ता कला भली भांति फलेगी फूलेगी। इसलिए उसके जो मुख्य कलाकार थे, जिन्हें क्या कहते थे? उस्ताद कहते थे, वह मूलतः बीकानेर व उसके आसपास के इलाकों में रहते थे। ये उस्ता कला के जो कलाकार है, जिनको क्या कहते थे? उस्ताद। वह कहाँ पे रहते थे? मुख्यतः बीकानेर व उसके आसपास के इलाकों में वह रहते थे। आप देख रहे हो कि जो ऊंट के ऊपर ये कारीगरी की गई है, इसी को क्या नाम दिया गया है? उस्ता कला। उस्ता कला जो मूलतः कहाँ की है? लाहौर की। और इसको राजस्थान में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? अनूप सिंह जी।
अनूप सिंह जी को राजस्थान में इसको लाने का श्रेय दिया जाता है। कि उस्ता कला का प्रसिद्ध कलाकार की अगर हम बात करें तो हिसामुद्दीन उस्ता को इसका प्रसिद्ध कलाकार माना जाता है, जो कि कहाँ का निवासी है, बीकानेर का, और वर्तमान में इसकी क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। लेकिन वर्तमान प्रसिद्ध कलाकार की बात करें तो मोहम्मद हनीफ उस्ता, जो प्रेजेंट में उस्ता कला के एक प्रसिद्ध कारीगर है। कौन? मोहम्मद हनीफ उस्ता, जिसको वर्तमान समय में उस्ता कला का प्रसिद्ध कारीगर माना जाता है। और उस्ता कला के एक अन्य कलाकार कौन है? इलाही बख्श ने महाराजा गंगा सिंह का एक चित्र बनाया था। कौन सी कला के तहत? उस्ता कला के तहत, जो कि वर्तमान में कहाँ पे रखा गया है? यूएनओ के कार्यालय में वह चित्र रखा गया है। उस्ता कला के कलाकार कौन? इलाही बख्श ने किसका चित्र बनाया था? महाराजा गंगा सिंह का, जो वर्तमान में कहाँ पे है? वर्तमान में यूएनओ के कार्यालय में वह चित्र रखा हुआ है। और महाराजा गंगा सिंह ने चीन में ऊंटों की एक सेना भेजी थी। चीन में ऊंटों की सेना किसने भेजी थी? महाराजा गंगा सिंह ने। जिस सेना का नाम क्या था? उस सेना को गंगा रिसाला के नाम से जाना जाता है, जो कि एक ऊंटों की सेना थी। चलो हम बात करें तो जो ऊँटों की खाल या बालों से कुछ चीज़ें निर्मित की जाती हैं, आखिर उन्हें क्या बोलते हैं? तो हम बात करें कि एक चीज़ होती है कॉपी, यानी कि पानी को ठंडा रखने वाला बर्तन, जो कि किसका बना होता है? यह ऊँट की खाल से बनाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कॉपी बोलते हैं, जो कि किसके काम आता है? पानी को ठंडा रखने के लिए काम आता है, ऊँट की खाल के द्वारा बनाया जाता है। दूसरा है बाखला, यानी कि यह किससे बनता है? ऊँट के बालों से। और एक क्या होता है? सर्दी का एक वस्त्र होता है, जो कि ऊँट के बालों से बना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं बाखला। एक है कूचिया पिलान। कूचिया पिलान यानी कि ऊँट पर कसी जाने वाली काठी। ऊँट पर कसी जाने वाली काठी, जिसको हम क्या बोलते हैं? कूचिया पिलान उसको बोलते हैं। एक होता है गिरबान। गिरबान यानी कि ऊँट की नाक में पहने जाने वाली लकड़ी की कील। इस जगह इस हिस्से में पहने जाने वाली जो लकड़ी की कील होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं गिरबान। उसके बाद हम बात करें कि जैसे कि हमने देख रहे हैं ऊँट की जो पीठ होती है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक ऊबड़ होता है। कि ऊँट की पीठ पर क्या होता है? ऊबड़ होता है, जो कि किसको एकत्रित करता है? इसकी एनर्जी को एकत्रित करने, यानी कि वसा को एकत्रित करने के काम आता है। और ऊँट के बच्चों के लिए कौन से शब्दों का? टोरडिया, टोडिया। कौन से शब्द? तोरडिया, टोडिया जैसे शब्द का प्रयोग किया जाता है। और वृद्ध ऊँट को क्या कहते हैं? वृद्ध ऊँट को पाठक। वृद्ध ऊँट को पाठक कहता है। कि जो बच्चे होते हैं ऊँट के, उसको टोरडिया, टोडिया, और जो बूढ़ा ऊँट या वृद्ध ऊँट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम पाठक कहते हैं। और 15 दिन सही व 15 दिन बीमार रहने वाले ऊँट को क्या बोलते हैं? उसको हम त्रिशैलिया कहते हैं। कि जो 15 दिन सही व 15 दिन बीमार रहता है, ऐसे ऊँटों को क्या बोलते हैं? ऐसे ऊँटों को हम त्रिशैलिया बोलते हैं। और जो ऊँट की आगे की टांग के सहारे वो एक चीज़ जो लटकी हुई होती है, जिसे नेवार को गोडिया या सरिया कहा जाता है। यानी कि ऊँट के आगे की टांग के सहारे लटकी हुई जो नेवार होती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे गोडिया या सरिया कहा जाता है। और कैमेलिन वर्ग का उद्भव, यानी कि कैमेलिन यानी कैमल, बात करें कि कैमेलिन वर्ग का उद्भव सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था? उत्तरी अमेरिका में। किसकी आकृति के समान? खरगोश जितना हुआ था, जिसे उस समय कौन से नाम से? पोटिलापस, पोटिलापस के नाम से जाना जाता था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कैमेलिन वर्ग का उद्भव कहाँ पे हुआ था? तो यह उत्तरी अमेरिका में कैमेलिन वर्ग का उद्भव हुआ था। उसके अलावा हम बात करें कि ऊँट के संरक्षण के लिए, कि अगर हम बात करें कि ऊँट के संरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई है। कौन सी? ऊँट व ऊँट पालक बीमा योजना। कब चलाई गई थी? वर्ष 2008-9 में यह योजना लागू की गई थी। किसके सहयोग से लागू की गई थी? तो भारतीय जीवन बीमा निगम व जनरल इंश्योरेंस कंपनी, इन दोनों के सहयोग से कौन सी योजना? ऊँट व ऊँट पालक बीमा योजना लागू की गई थी। कब स्टार्ट की गई थी? 2008-9 में यह योजना लागू की गई थी, ऊँट व ऊँट पालक बीमा योजना। इसके अलावा हम बात करें ऊँटों के पहनावे की, अगर हम बात करें तो ऊँट के जो पीठ पर जो पहनाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम काठी के नाम से बोलते हैं। और जो गोरबंद होता है, एक तरह का आभूषण होता है, जो कि कहाँ पहनाया जाता है? वह गर्दन पर पहनाया जाता है। गोडिया टांगों पर, मोरखा, मोरखा मुख पर, परचनी पूंछ पर, और मेलखुरी, मेलखुरी जिसको ऊँट के ऊपर जो गद्दे लगाई जाती है, उसको हम क्या नाम से बोलते हैं? उसको हम मेलखुरी के नाम से बोलते हैं। और अगर हम बात करें ऊँट के प्रमुख नस्लों की, तो हमने अभी बीकानेरी नस्ल देखी, जो क्या होती है? सबसे भारी, सबसे भारी नस्ल। और राजस्थान में कितने परसेंट? 50% ऊँट होते हैं, वह इसी नस्ल के पाए जाते हैं। तो एक नस्ल ऊँट, बात करें ऊँटों की प्रमुख नस्लों की, तो बीकानेरी
जैसलमेरी, मारवाड़ी, अलवरी, सिंधी, कच्छी, केसपाल और गुराह है। यह किसकी नस्लें हैं? यह ऊँटों की प्रमुख नस्ल है। उसके अलावा हम बात करें ऊँटों के अलावा, एक हम बात करते हैं अलगोजा। अलगोजा जो कि हमारा क्या है? लोकवाद्य यंत्र। लोकवाद्य लोकवाद्य यंत्र है। लेकिन यह अलगोजा हमारे राज्य का लोकवाद्य यंत्र है। अलगोजा क्या है? हमारे राज्य का राजकीय लोकवाद्य यंत्र है। जो कि किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? एक सुशीर वाद्य यंत्र। सुशीर का मतलब फूंक मारकर बजाया जाने वाला, जो अपनी सुरीली और तेज ध्वनि के लिए प्रसिद्ध है। ये आप देख सकते हो, ये अलगोजा है, बांसुरी की तरह यह दिखता है, यानी कि जाहिर सी बात है कि यह फूंक मारकर बजाया जाता है। और अगर हम इसकी बात करें, इसकी बनावट और संरचना की अगर हम बात करें, तो यह दो बांसुरियों का जॉइंट होता है। अलगोजा क्या होता है? अलगोजा दो बांसुरियों का जॉइंट होता है। अलगोजा वास्तव में दो बांसुरियों का जोड़ा होता है, और वादक दोनों बांसुरियों को एक साथ मुंह में रखकर, कि इन दोनों बांसुरियों को एक साथ मुंह में रखकर जो भी वादक है वह बजाता है। और इसका जो छेद होते हैं, वह आमतौर पर प्रत्येक बांसुरी में कितने छेद होते हैं? आमतौर पर 4 से लेकर 6 छेद, 4 से लेकर 6 छेद इसके नॉर्मली रहते हैं। और बांसुरियों पर उंगलियां चलाकर क्या निकाली जाती है? कि इन बांसुरियों पर ऐसे उंगलियां चलाकर क्या निकाली जाती है? धुन या राग निकाली जाती है। तो यह इसकी क्या हो गई? यह इसकी बनावट और संरचना हो गई। अगर हम बात करें कि बजाने की तकनीक, से बजाना काफी कठिन माना जाता है, क्योंकि इसमें नाक से सांस लेने की तकलीफ का प्रयोग होता है, और वादक को बिना रुके लगातार फूंक मारनी पड़ती है, जिससे क्या है? ध्वनि में कोई रुकावट ना आए। और अगर हम बात करें इसके प्रमुख कलाकारों की, तो इसके प्रमुख कलाकार रामनाथ चौधरी जी, जो कि कहाँ के हैं? जयपुर के पदमपुरा गांव के निवासी रामनाथ चौधरी अलगोजा वादन के लिए क्या है? विश्व प्रसिद्ध है। उनकी विशेषता यह है कि वे इसे कहाँ से बजाते हैं? नाक से। बहुत से लोग मुंह से बजाते हैं, लेकिन रामनाथ चौधरी जी से बजाते हैं इसको, नाक से इसको बजाते हैं, इसको नाक से बजाते हैं। और दोदे खान जी, जो कि जैसलमेर के एक प्रसिद्ध कलाकार हैं, वह भी किसके वादन है? अलगोजा के प्रमुख वादन कलाकार हैं। सांस्कृतिक महत्व इसका बात करें तो यह मुख्य रूप से कहाँ पे? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर, यानी कि पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में लोकप्रिय है। और अगर समुदाय विशेष की बात करें, तो इसे भील, कालबेलिया, मेव समुदाय के लोग बड़े चाव से बजाते हैं। और चरवाहे अक्सर गाय भैंस चराते समय इसे किस लिए बजाते हैं? इसे मनोरंजन की दृष्टि से अलगोजा का वादन करते हैं। कौन? चरवाहे। और अगर नृत्य की बात करें, तो इसे अक्सर चंग या ढोलक के साथ लोक नृत्यों के दौरान संगत के रूप में बजाया जाता है। और ये जो आप चित्र देख रहे हो, रामनाथ चौधरी जी का है, जो कि कहाँ के हैं? जयपुर के पदमपुरा गांव के निवासी है, जो अलगोजा वादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। दूसरा अगर हम बात करें हम हमारे राज्य कवि की, जो कि कौन है हमारे राज्य कवि? वह है हमारे महाकवि सूर्यमल मिश्र, जिन्होंने 1815 से 1868 तक इनका जीवन काल रहा है, कि राजस्थान के सबसे गौरवशाली कवियों में इन्हें एक माना जाता है। और उन्हें राजस्थान का राज्य कवि, स्टेट पोइट, कब माना गया है? राजस्थान का राज्य कवि किसे माना गया है? महाकवि सूर्यमल मिश्रण को माना गया है। और यह कैसे कवि थे? तो यह वीर रस के अद्वितीय कवि थे, और उनकी रचनाओं में 1857 की क्रांति के समय सोए हुए राजपूताना में क्या भर दिया था? जोश भर दिया था। अगर हम बात करें इनके व्यक्तिगत परिचय की, तो इनका जन्म कब होता है? इनका जन्म 19 अक्टूबर 1815 विक्रम संवत 1872, कहाँ पे? बूंदी जिले का हरना गांव में। सूर्यमल मिश्रण का जन्म कहाँ होता है? तो यह उनका जन्म 19 अक्टूबर 1815 बूंदी जिले के हरना गांव में इनका जन्म होता है। और इनके माता पिता का नाम चंडीदास जी, और माता का नाम क्या था? भवानी बाई, इनके माता पिता का नाम था। और ये किसके दरबारी कवि थे? यह बूंदी के हाड़ा शासक महाराव राम सिंह जी के दरबारी कवि थे। और ये विद्वान, वेद, डिंगल, पिंगल, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश जैसी 6 भाषाओं के ज्ञाता थे। और इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करते हैं, तो इनकी कुल प्रमुख 7 रचनाएं हैं। वे 7 रचनाएं कौन कौन सी है? सबसे फेमस है वंश भास्कर, यह उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें क्या जानकारी मिलती है? बूंदी राज्य के इतिहास के साथ साथ में उत्तरी भारत का क्या है? विस्तृत वर्णन है। और यह ग्रंथ अधूरा रह गया था, जिसे बाद में किसने? उनके दत्तक पुत्र मुरारी दान ने उसे पूरा किया था। और हम दूसरी बात करें कि जो वीर सत्सई, जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई क्या है? वीर रस की श्रेष्ठ रचना है। इसमें कितने दोहे हैं? 288 दोहे हैं। और जो वीरता और मातृभूमि की रक्षा का क्या देते हैं? वह संदेश देते हैं।
तीसरी रत्न है इनकी बलवंत विलास, इसमें बूंदी के राव राजा बलवंत सिंह की वीरता का वर्णन है। एक है छंदोय मुख, यह व्याकरण और पिंगल शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। सती रासो, इसमें सती प्रथा और क्या है, राजपूती आन बान शान का वर्णन है। रामरंज जाट, रामरन जाट, यह उनकी पहली रचना मानी जाती है जो उन्हें मात्र कितनी उम्र में लिखी थी, मात्र 10 वर्ष की उम्र में लिखी थी। कौन सी, रामरंज जाट। और धातु रूपावली, यह किसके ऊपर आधारित है, यह व्याकरण पर आधारित है। इसलिए इतनी सारी रचना के बाद में इतनी अनेकों भाषाओं के आधार पर इनकी जो कुछ उपाधियां हम देखते हैं, तो इन्हें वीर रसावतार यानी कि वीरतापूर्ण काव्य रचना के कारण उन्हें क्या कहा जाता है, वीर रसावतार। और आधुनिक काल का क्या कहा जाता है, वेद व्यास। किसके लिए, वंश भास्कर की विशालता के कारण विद्वान उन्हें इस युग का क्या कहते हैं, इस युग का उन्हें वेद व्यास कहते हैं। और उनके जो विचार है, तो उन्होंने राजाओं को अंग्रेजी की गुलामी छोड़ने के लिए कड़े शब्दों में इन्होंने संदेश लिखे थे। और इन्होंने किसको जागृत करने का कार्य किया, तो इन्होंने जनता को जागृत करने का कार्य किया था। तो यह हमारे जो थे राजस्थान के प्रसिद्ध जो प्रतीक चिन्ह है, जिनके बारे में हमने अभी देखा, जिसके बारे में हमने राजवृक्ष, राज्य पुष्प, पक्षी, पशु, नृत्य, खेल की बात करी। और अगर हम बात करें 30 मार्च को, जो हमारा राज्य दिवस माना जाता है, हम बात करते हैं 30 मार्च को, जो कि राजस्थान दिवस। कब, 30 मार्च को हमारा राजस्थान दिवस माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि 30 मार्च 1948, 30 मार्च 1948 को राजस्थान दिवस का उद्घाटन किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका उद्घाटन किया था। इसलिए राजस्थान दिवस हम प्रतिवर्ष कब मनाते हैं, राजस्थान दिवस हम प्रतिवर्ष कब मनाते हैं, वह 30 मार्च को मनाते हैं। तो आज की क्लास में हमने राजस्थान के जो प्रतीक चिन्ह उन सभी के बारे में हमने आज विस्तृत जानकारी ली, जिनके बारे में आप ये देख सकते हो कि यह है यहाँ की आज की क्लास की क्या है, इंडेक्स है, जिनके बारे में हमने अभी डिटेल से पूछी। इनसे बाहर क्वेश्चन जानने की संभावना है बहुत ही न के बराबर है, इसलिए आप इन चीजों को अच्छे से याद कीजिए। क्लास का अंतिम समय में रीट, जो कि अभी 17 दिन बाद में है, तो अंतिम समय में रिवाइज कीजिए, क्लास को अच्छी तरह देखिए, और जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, और ज्यादा से ज्यादा क्लास को लाइक शेयर कीजिए। धन्यवाद।